10 ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और पछताए। नंबर 10, विजय कुमार दुबे जी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र के इस कद्दावर नेता की कहानी से शुरुआत करते हैं। वर्ष 2010 के आसपास इन्होंने बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस के प्रत्याशी बने और जीत भी गए, लेकिन जीत के बाद इन्हें जो एहसास हुआ वो बड़ा मजेदार था। इन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूमि पर कांग्रेस का सूरज ढल चुका है। वहां पर है ना, दिए के नीचे अंधेरा। इन्हें लगा कि यहाँ रहने से तो अच्छा है समय रहते ही अपनी नाव बदल ली जाए। फिर क्या था, वर्ष 2016 में इन्होंने वापस भारतीय जनता पार्टी में अपनी घर वापसी कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि संगठन ने इन्हें वर्ष 2019 और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया और ये दोनों बार भारी बहुमतों से जीतकर संसद पहुंच गए। अब इनके बारे में एक ऐसा गुप्त राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्यधारा की राजनीति में आने से पहले दुबे जी स्थानीय सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में इतने माहिर थे कि विपक्षी दल के नेता भी वित्तीय मामलों में इनसे चुपचाप सलाह लेते थे। नंबर 9, सुरेश चंदेल जी। हिमाचल की ठंडी वादियों से आने वाले और हमीरपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के 3 बार सांसद रहे सुरेश चंदेल जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने अचानक पुराना साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इन्हें लगा था कि वहां जाते ही इनका भव्य स्वागत होगा और इन्हें कोई बड़ा पद मिल जाएगा, मगर राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इन्हें इस तरह के नारे लगा दिया कि ये अपने ही क्षेत्र में अलग थलग पड़ गए। कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इनके साथ भी यही हुआ। इनके बारे में एक ऐसा आश्चर्यजनक तथ्य है जो इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। वर्ष 2005 के एक बड़े संसद विवाद में इनका नाम आया था। जब ये वर्ष 2019 में कांग्रेस में गए तो उन्हें लगा कि पुराना इतिहास पीछे छूट जाएगा, लेकिन कांग्रेस के ही अंदरूनी विरोधियों ने बंद कमरों को बैठकों में इसी पुराने विवाद का हवाला देकर इनके नए पदों के रास्ते बंद करवा दिए। खुद को पूरी तरह असहाय पाकर इन्होंने वर्ष 2022 में वापस भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। इन्हें यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी इनका दल बदल काम नहीं आया। वैसे हिमाचल की वादियों में जो खेल इनके साथ हुआ, वैसा ही एक और भयानक खेल उत्तर प्रदेश की एक महिला सांसद के साथ हुआ था। उन्होंने तो मात्र 10 महीने में ही हाथ जोड़ लिए थे। वो कौन थी, थोड़ा धीरज रखिए। नंबर 8, सावित्री बाई फुले जी। वर्ष 2016 में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, तब ये उत्तर प्रदेश के बहराइच क्षेत्र से जीतकर संसद पहुंची थी, लेकिन अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद इन्होंने वर्ष 2019 की शुरुआत में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस को लगा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में एक मजबूत चेहरा मिल गया है और सावित्री बाई जी को लगा कि अब वो अपनी शर्तों पर राजनीति करेंगी, मगर परिणाम क्या निकला। चौबे जी गए, छब्बे जी बने, दुबे जी बनकर लौटे। वर्ष 2019 के चुनाव में ये उसी बहराइच क्षेत्र से कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ी और बुरी तरह से हार गईं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन कितनी कमजोर थी, इसका अंदाजा इन्हें सिर्फ 10 महीने में ही हो गया। दिसंबर 2019 में इन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इस दल में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अब एक ऐसा सच जो समाचार माध्यमों में कभी नहीं आया। सावित्री बाई जी अपने शुरुआती दिनों में कांशीराम जी की विचारधारा से बेहद प्रभावित थीं और उन्होंने दलित समाज के उत्थान पर गुप्त रूप से एक कविता संग्रह लिखा था। वह इसे छपवाना चाहती थीं, लेकिन दोनों ही दलों के कड़े नियमों और राजनीतिक बंधनों के कारण वो कविताएं कभी दुनिया के सामने नहीं आ सकी। इन्हें इस सूची में यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका मुंह भंग इतनी तेजी से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इन्होंने तो 10 महीने में इस्तीफा दे दिया, लेकिन खेल के मैदान का एक ऐसा धुरंधर भी था जिसने राजनीति की पिच पर कदम रखा, पर वहां ऐसी गुगली मिली कि वो सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं नंबर 7 पर कौन है? नंबर 7, कीर्ति आजाद जी। वर्ष 1983 में क्रिकेट विश्व कप की ऐतिहासिक जीत के नायक और दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के 3 बार सांसद रहे कीर्ति आजाद जी को कौन नहीं जानता। संगठन के भीतर कुछ गंभीर मतभेदों के कारण इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके बाद वर्ष 2019 में इन्होंने बड़े लाभ लश्कर के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि क्रिकेट के मैदान की तरह राजनीति में भी लंबी पारी खेलेंगे, मगर जब इन्हें कांग्रेस ने झारखंड के धनबाद से चुनाव मैदान में उतारा
तो इनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। ये 4,80,000 से भी अधिक मतों के अंतर से चुनाव हार गए। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की सबसे बड़ी चुनावी हार थी। इसके बाद कांग्रेस संगठन ने उन्हें ना तो वो सम्मान दिया और ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। तंग आकर वर्ष 2021 में इन्होंने कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया और तृणमूल कांग्रेस में चले गए। इनके जीवन का एक ऐसा हैरान कर देने वाला तथ्य है कि जब ये धनबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो इनके चुनाव प्रचार के लिए जो धनराशि तय की गई थी वो आखिरी समय पर स्थानीय गुटबाजी के कारण रोक दी गई थी, जिससे इन्हें अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़ा और इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इन्हें नंबर 7 पर रखने का कारण यही है कि इतने बड़े राष्ट्रीय खिलाड़ी का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में जाकर बुरी तरह बिखर गया। नंबर 6 उदित राज जी। वर्ष 2014 में उत्तर पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचने वाले उदित राज जी एक समय देश के बहुत बड़े दलित चेहरों में गिने जाते थे। वर्ष 2019 में जब संगठन ने इनका चुनाव लड़ने का अवसर काटा तो इन्होंने बिना समय गंवाए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इन्हें लगा था कि दिल्ली की राजनीति में इनका दबदबा बरकरार रहेगा, लेकिन हकीकत का सामना तब हुआ जब इनका पूरा चुनावी आधार ही गायब हो गया। जो उदित राज कभी संसद में बैठकर देश की नीतियां तय करने में शामिल होते थे, वो कांग्रेस में जाने के बाद केवल समाचार चैनलों की बहसों में एक प्रवक्ता के रूप में सिमट कर रह गए। अब सुनिए इनके बारे में एक ऐसा कड़वा सच जो बहुत कम लोगों को पता है। भारतीय राजस्व सेवा के एक बड़े अधिकारी रह चुके उदित राज जी ने वर्ष 2001 में जब बौद्ध धर्म अपनाया था तब उन्होंने अपना नाम रामराज से बदलकर उदित राज किया था। उन्हें लगा कि इससे उनका एक स्वतंत्र मतदाता वर्ग तैयार होगा, लेकिन सच तो यह था कि जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, उनका यह पूरा प्रशासनिक और जमीनी तंत्र बिखर गया जो संगठन की वजह से उनके साथ था। इन्हें सूची में इस स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि एक ताकतवर सांसद से सिर्फ एक टीवी प्रवक्ता बन जाना राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। नंबर 5 मानवेंद्र सिंह जी। राजस्थान की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी के सुपुत्र मानवेंद्र सिंह जी की कहानी बेहद भावुक और चौंकाने वाली है। वर्ष 2018 के राजस्थान चुनाव से ठीक पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और नारा दिया, कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस ने इन्हें तुरंत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया, जहां ये चुनाव हार गए। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कांग्रेस में कई वर्षों तक उपेक्षित रहने के बाद आखिरकार अप्रैल 2024 में इन्होंने वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अब इनके बारे में एक ऐसा गुप्त तथ्य जो आपकी आंखें खोल देगा। जब कांग्रेस में थे तो एक बार राष्ट्रीय स्तर की बैठक के लिए इन्हें दिल्ली बुलाया गया था। एक अत्यंत सम्मानित सैन्य परिवार के बेटे होने के बावजूद इन्हें शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए पूरे 6 घंटे तक एक साधारण गलियारे में इंतजार कराया गया था। इस घटना ने उनके आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि इन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि ये इस दल में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। नंबर 4 शत्रुघ्न सिन्हा जी। अपनी कड़क आवाज और खामोश संवाद से सिनेमा के साथ साथ राजनीति के मंच पर भी दशकों तक राज करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन वर्ष 2019 में शीर्ष नेतृत्व से गहरे मतभेदों के कारण इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इन्हें पटना साहिब से अपना प्रत्याशी बनाया। इन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी लोकप्रियता के आगे सब फीके पड़ जाएंगे, लेकिन जब परिणाम आया तो ये रविशंकर प्रसाद जी से 2,80,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। कांग्रेस में इनका कोई भविष्य नहीं देखा, जिसके बाद इन्होंने चुपचाप वहां से दूरी बना ली और अब तृणमूल कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति कर रहे हैं। इनके बारे में एक ऐसा अनोखा तथ्य जो आपको हैरान कर देगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने राजनीतिक जीवन के लगभग 3 दशक भारतीय जनता पार्टी में बिताने के बावजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में अपने जीवन में पहली बार उसी दिन गए थे जिस दिन उन्होंने सदस्यता ली थी। उन्हें वहां से के काम करने के तरीके और अंदरूनी संस्कृति का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था, जिसके कारण वो वहां के स्थानीय नेताओं के साथ कभी तालमेल नहीं बैठा पाए। नंबर 3 नवजोत सिंह सिद्धू जी। अमृतसर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और संगठन के सबसे बड़े प्रचारक में से एक रहे।
नवजोत सिंह सिद्धू जी की कहानी किसी सिनेमा की कहानी से कम नहीं। साल 2017 में पंजाब चुनाव से ठीक पहले ये कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस को लगा कि उन्हें पंजाब जीतने की चाबी मिल गई है, लेकिन सिद्धू जी की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी। इस चक्कर में उन्होंने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से सीधा टकराव मोड़ लिया और फिर रणजीत सिंह चन्नी जी के पीछे पड़ गए। नतीजा क्या हुआ? हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस आपसी लड़ाई में पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई और चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। सिद्धू जी खुद अपना चुनाव हार गए, उन्हें एक पुराने मामले में जेल भी जाना पड़ा और आज कांग्रेस संगठन के भीतर भी उनकी वो स्थिति नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। इनके बारे में एक ऐसा गुप्त तथ्य जो बाहर नहीं आया। जब ये जेल में थे तब इन्होंने एकांत में रहकर बहुत सी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया और अपना वजन भी काफी कम किया। लेकिन राजनीतिक रूप से जेल में रहने के दौरान उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को पंजाब की स्थिति पर जो गोपनीय पत्र लिखे उन्हें खोलकर देखा तक नहीं गया था, क्योंकि संगठन को चन्नी जी का ज्यादा भरोसा था। इन्हें नंबर 3 पर रखने का सीधा कारण यह है कि इन्होंने न केवल अपना राजनीतिक जीवन संकट में डाला, बल्कि जिस दल में गए उसे भी पूरी तरह संकट में डाल दिया। नंबर 2, शंकर सिंह वाघेला जी। गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी और केशुभाई पटेल जी के दौर में संगठन के मुख्य स्तंभ माने जाने वाले शंकर सिंह वाघेला जी की कहानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वर्ष 1996 में इन्होंने एक बहुत बड़ी बगावत की थी और बाद में अपने दल का विलय कांग्रेस में कर दिया था। उन्हें लगा था कि कांग्रेस के सहारे वो गुजरात के एक छत्र राजा बन जाएंगे। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री का पद मिला, लेकिन गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी में ये ऐसे फंसे कि वर्ष 2017 में इन्होंने अत्यंत निराश होकर कांग्रेस छोड़ दी। आज इनका इतना बड़ा राजनीतिक जीवन पूरी तरह से शांत हो चुका है। इनके बारे में एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला तथ्य है जो आज भी राजनीति की बुनियाद है। वर्ष 1996 में जब इन्होंने बगावत की थी, तब इन्होंने अपने समर्थक विधायकों को सुरक्षा देने के लिए हवाई जहाज से खजुराहो भेज दिया था। भारत की राजनीति में विधायकों को होटलों में बंद करने की राजनीति यानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत करने वाले पहले नेता शंकर सिंह वाघेला जी ही थे। और अब नंबर 1, जगदीश शेट्टर जी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लिंगायत चेहरे जगदीश शेट्टर जी इस सूची में सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर आते हैं। वर्ष 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब संगठन ने इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी तो यह अत्यंत भावुक और नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इसे अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना और इन्हें तुरंत उसी क्षेत्र से प्रत्याशी बना दिया जो इनका गढ़ माना जाता था। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो पूरे देश के राजनीतिक पंडित हैरान रह गए। जगदीश शेट्टर जी अपने ही घर में अपने ही मतदाताओं के बीच बुरी तरह चुनाव हार गए। हालांकि कांग्रेस ने राज्य में सरकार बना ली, लेकिन शेट्टर जी को उस सरकार में मान सम्मान और कद कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आखिरकार जनवरी 2024 में इन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की और वापस बीजेपी में अपनी घर वापसी कर ली। इसके बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन ने इन्हें बेलगाम से प्रत्याशी बनाया और एक भारी बहुमत से जीतकर पुनः संसद पहुंचे। अब इनके बारे में एक ऐसा सच जो इनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। जब इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, तब उसके बाद भी कई दिनों तक इन्होंने अपने सामाजिक माध्यमों के खातों पर अपना पुराना मुख्य चित्र नहीं बदला था, जो यह साफ दिखाता था कि इनका मन कभी भी कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाया।